हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक वाई। तो आज का टॉपिक है ऑन वर्क ऑन पीपल। एपिसोड नंबर 3 तक हम पहुंच गए। अब आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आ, वो बेसिकली उस चीज़ पे होगा जो हम लोग अपने पूरी ज़िंदगी जिसमें बिता देते हैं उस चीज़ पे। ठीक है। और वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो कैसे हमारी लाइफ को चेंज करता है, अच्छे के लिए बुरे के लिए मुझे नहीं पता, पर चेंज तो करता है। लेकिन वो किस तरीके का चेंज होता है, उसमें हमारे डिसीजंस क्या होते हैं, हमारे पास कितनी ऑटोनॉमी और फ्रीडम होती है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो सब हम लोग देखेंगे। कुछ पर्टिकुलर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज जो मैंने शुरू करी है, जो जिसे मैं पॉडकास्ट सीरीज बोल रहा हूँ, जो कि बेसिकली एक पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा अलग है। इसमें बस मैं ही हूँ एक जो बात करता है। मेरे साथ कोई नहीं होता जिसके साथ मैं रीज़न कर पाऊँ या फिर जो मेरे व्यूज़ को भी चैलेंज कर ले इन मीन टाइम पे। ठीक है। आप ये पर्टिकुलर चीज़ें सुनिए। आप कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे चैलेंज भी कर सकते हैं। मेरे कुछ व्यूज़ अगर आपको पसंद नहीं आए तो इसीलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है मैंने इसलिए शुरू किया था कि मैं एक ऑफ टॉपिक्स जो जो मैं जिस तरीके से मैं वीडियोस लेकर आ रहा था, जो कंसेप्ट बेस्ड थे, उनसे हटके मैं कुछ लेकर आऊँ जिसमें मैं रियल टाइम पे रीजनिंग करके या फिर रियल टाइम पे मैं यू नो जो जिस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए हम वो बात करें, रादर देन कंसेप्ट्स या फिर कुछ स्टैटिक चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता होती है। अ, तो मैं ये चाहता था कि हम क्वेश्चन पूछें और हम उन क्वेश्चंस का आंसर करें और हम तरह तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। मैं ये चाहता था, बेसिकली एक डिस्कशन चाहता था। अब डिस्कशन करने के लिए दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है ऑब्वियसली, लेकिन मेरे पास कोई है नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही, अब जो मेरे पास है वो मैं ही हूँ खुद, तो क्यों ना मैं ही कुछ शुरू करूँ, फिर धीरे धीरे करके इसमें लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिकली मेरा थॉट था। और ये जो पर्टिकुलर सीरीज है इसमें आप आकर खुद अपने व्यूज़ भी रख सकते हैं, खुद मैंने जो बोला है उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली, जो भी व्यूज़ आपको नहीं पसंद आए। और मैं आपको अच्छे से रिप्लाई भी करूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि मेन इसका यही है गोल, की फैसिलिटेट करना, डिस्कशंस को आगे बढ़ाना जिस तरीके के भी वो हो। और फ्री थिंकिंग सोसाइटी का रेडिट पेज भी है जिसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी, वहाँ पर भी जाकर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और दूसरे लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन वर्क ऑन पीपल पे आज बात होगी। तो हमने जो पिछले 2 एपिसोड में देखा, वो ये देखा कि किस तरीके से हमारी 18 साल की ज़िंदगी रहती है। ठीक है। वो वैसी ज़िंदगी होती है जो हमारी है ही नहीं। आ, हम इम्पोजिशंस पे जीते हैं। ठीक है। अब हमारे पास, हम जिंदगी के ऐसे पीरियड में जाते हैं जहाँ पे हम वो पर्टिकुलर इम्पोजिशंस को चैलेंज करना सीखते हैं कि एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम से हम बाहर निकले तो हम कैसे होंगे। उस पे आप उस चीज़ को आप चैलेंज करते हो। आप तरह तरीके की आपकी रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के साथ, आप उस चीज़ को चैलेंज करते हो। धीरे धीरे करके आप चीज़ों को देखते हो, उस पर क्वेश्चंस करना सीखते हो। ठीक है। लेकिन एक एस्पेक्ट ऐसा रह जाता है हमारे ज़िंदगी में जो हमारी आगे की ज़िंदगी को बदल के ही रख देगा, और वो एस्पेक्ट होता है वर्क या जॉब। ठीक है। अब कहीं पर भी आप जाओ, पूरे के पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाओ, आपको कोई भी दूसरा इंसान आपके काम के वजह से आपको पहचानेगा कि आप
क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, ठीक है। उसको आपके स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन और एक पर्टिकुलर आप कैसे हैं, उस सब तमाम चीज़ों से आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या काम किया है, इससे फ़र्क पड़ता है आप लोगों को, कि आप क्या काम कर रहे हो। आप कोई ट्रेड पर्सन हो, आप एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेसमैन हो, आप पायलट हो, इंजीनियर हो, आप आर्टिस्ट हो, क्या हो आप, ठीक है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हम आज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर वर्क पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ये जो वर्क कल्चर जो है, हसल कल्चर है और एवरीथिंग, ठीक है। और लोगों पे भी हम थोड़े से डिस्कशंस करेंगे कि किस तरीके के लोग किस तरीके के वर्क्स को शेप करते हैं, सब तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्क है, जो जॉब है, ठीक है, वो एक तरीके का है क्या। मेरे हिसाब से, और मैं तमाम लोगों को और भी सुनता रहता हूँ, तो एक तरीके का, यू नो, जॉब एक ऐसा ट्रूथ है जिससे हम एस्केप नहीं कर सकते। आज का जो आपका जीवन है, इस पीरियड में जो आप जी रहे हो अभी, ये जो 21st सेंचुरी में जो जो आप जी रहे हो, आप बिना काम करे नहीं रह सकते। या तो आप काम करोगे, या तो आपके बिहाफ पे लोग काम करेंगे, ठीक है। लेकिन काम तो करेंगे, क्योंकि बिना काम करे कुछ नहीं होने वाला। अब जब इतनी डिपेंडेंसी है काम को लेकर, कि एक तरीके का, यू नो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन है, एक मास्टर और एक वर्कमैन का रिलेशन हो जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपनी में आप एम्प्लॉयड हो, तो आपकी की पूरी ज़िंदगी अगर आपने उस पर्टिकुलर कंपनी में बिता दी, तो वो कंपनी डिसाइड करेगा कि आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आपको कितना पैसा मिलेगा, आप कब कब प्रमोशन होगा, कितना पैसा बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपकी लाइफ क्या होगी, उसके हिसाब से आपकी एक पर्टिकुलर मैरिज कहाँ होगी, सब सब कुछ डिक्टेट कर देता है एक पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो भी है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैं ब्लैंक शीट निकाल लेता हूँ, कि ये जो जॉब है ना, जिसे हम आज के टाइम पे पूछते हैं इसे, कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक सिक्योर जॉब मिल जाए, है ना, ये पर्टिकुलर जॉब है क्या। अब एक जॉब होने के लिए एक एम्प्लॉयर का होना सख्त ज़रूरत है, ठीक है। उसमें आपको एम्प्लॉय होना भी ज़रूरी है, तभी तो वो जॉब कहलाएगा। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एम्प्लॉय हो आप या एम्प्लॉयर आपका। अब इसके बिना, आप अपने एम्प्लॉयर के बिना इस सदी में कुछ भी नहीं हो, 21st सेंचुरी में, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा हूँ क्या, मुझे नहीं पता मैं एक्सट्रीम हो रहा हूँ कि नहीं, लेकिन इट्स ओके, हम इस तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को, कि आप, क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर एजुकेशन भी है, वो हमें कहाँ डिक्टेट करके लाता है। आप किस लिए पढ़ाई करते हो, ताकि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। कैसी जॉब होनी चाहिए, हाई सैलरी, जॉब सेटिस्फैक्शन स्लैश सिक्योरिटी, ऐसी कोई जॉब मिल जाए तो ज़िंदगी निकल जाएगी, है ना। अब आप कहीं पर भी जॉब करो, आप गवर्नमेंट में करो, आप प्राइवेट में करो, आप
प्रोफेसर हो, आप कहीं पर भी हो, जॉब तो पक्का है, ठीक है। लेकिन ये जो जॉब है और ये जो रिलेशन है, ये सॉरी, ये कहाँ से आया? मैं समझता हूँ क्योंकि जॉब तो लोग कर ही रहे हैं, हमेशा से कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कहाँ से आया वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाकर देखना पड़ेगा। हिस्ट्री में क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब इंडस्ट्रीज बनी, है ना, वो पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों को जॉब देता था, और उस वर्क पर्टिकुलर एक वर्कफोर्स आती थी जॉब लेने के लिए, और उस लेबर का चार्ज वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर या फैक्ट्री ओनर देता था। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज जो लगाई गई, उसके अंदर जो वर्कर जो काम करने वाले थे, उनकी कंडीशंस बहुत खराब थी, ठीक है। तो एक तरीके का हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स को डाला ताकि वो काम कर पाए, और उन फैक्ट्रीज के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए, ठीक है। फिर देखते हैं कि हम मैनेजमेंट साइंस, जिसे आज हम एमबीए के नाम से पढ़ते हैं, वो इजाद हुआ। लोग दूसरे लोगों को कैसे कंट्रोल कर पाए, वो सिखाता है ये मैनेजमेंट साइंस। उसमें 3 डिवीजन हो गए। एचआर, जो कि लेबर रिलेशंस है। ऑपरेशन, किस तरीके का आपका वर्क होना चाहिए, एफिशिएंसी। एक फैक्ट्री, अगर आप ब्रेड या बिस्किट बनाते हो, तो वो पूरा पर्टिकुलर सप्लाई चेन किस तरीके से होना चाहिए उसका, वो ऑपरेशंस डिक्टेट करते हैं। एंड लास्ट में आता है आपका मार्केटिंग, कि आपको पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट्स को किस तरीके से मार्केट में उतार के उसको बेचना है। तो ये जो मैनेजमेंट साइंसेस आया, ये ओनर्स को सिखाया कि किस तरीके से आपको एफिशिएंटली अपने वर्कफोर्स को मेंटेन करना है। लेकिन मैनेजमेंट साइंसेस के पहले ऐसा कुछ नहीं था। उस वहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, जो ये डिक्टेट करता था कि एक पर्टिकुलर वर्कर कितना काम करेगा और क्या काम करेगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जो ये पर्टिकुलर फैक्ट्री ओनर्स थे, इनका मेन जो मोटो है, या जो मेन जो मोटो था, अभी भी है, वो मेन है इनका प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट जनरेशन। प्रॉफिट जनरेशन क्या होता है? मिनिमाइज इनपुट, मैक्सिमाइज आउटपुट, ठीक है। तो आप अपने इनपुट को जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना करो, और आपका जो आउटपुट है उसमें से मैक्सिमम आउटपुट आप निकालो, ठीक है। आपका इनपुट लो होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और आउटपुट आपका बहुत हाई होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट जनरेशन होगा, ठीक है। ये सबका मोटो होता है, एक तरीके का, एक बोल सकते हैं कैपिटलिज्म इसी से ही चलता है, ओके। तो जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्रीज आई, और तरह तरह की चीज़ें होने लगा इसमें, तब हमने देखा कि जो पर्टिकुलर वर्कर हैं, उनकी कंडीशंस बद से बदतर होती गई, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक लेबर काम कर रहा है, ओनर्स उन पर्टिकुलर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने लगे, क्योंकि उनको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके।
ठीक है। अब जैसे कि कोई एक, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, एक फैक्ट्री है जो बिस्किट्स बना रही है। अब उस फैक्ट्री को 24/7 रन करना है। ठीक है, चलो ठीक है, बिस्किट तो एक चीज हो गई। स्टील बनाती है एक कंपनी, है ना, स्टील। अब उस पर्टिकुलर स्टील में जनरेशन फैक्ट्री को वर्कर्स चाहिए, और वर्कर्स उसको 24/7 उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को चालू रखेंगे। ठीक है, अपना काम करते रहेंगे। तो इसमें क्या होता था, जो पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्कर्स थे जो ये काम करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करने करने लगा, और उनसे 20-20 घंटा, 21-21 घंटा काम कराते थे, बिना खाना पीना और बिना रेस्ट के। इसमें चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हो गए थे आगे जाके। मतलब इतना ज़्यादा क्रूर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कुछ अच्छा ही हुई नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन हमें उसके पीछे जो यू नो जिनका हाथ है हमें यहाँ तक लाने का, उनको हमें उनका इतिहास हमें भूलना नहीं चाहिए कि किस तरीके से रहा है। और फिर उसके बाद वहाँ से वर्कर्स यूनियन बनना शुरू हुए, और फिर रिवॉल्यूशंस हुए। रिवॉल्यूशन में यह मांग था कि हमें डिग्निटी वाली लाइफ जीनी है। हमारा जिंदगी ये डिक्टेट नहीं करता कि हमें आपके अंडर एक स्लेव की तरह काम करना है। ठीक है, हमारी भी जिंदगी है, हमें भी जिंदगी जीने का उतना ही हक है जितना आप बड़े पैसे वाले लोगों का है, क्योंकि वो तो ओनर है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, आजकल हम देखते हैं कि सीईओ को ग्लोरीफाई किया जाता है, सब किया जाता है, ये सब हेजिमोनी है। आपको जॉब करने के लिए ल्योर किया जाता है। ठीक है, हेजिमनी के बारे में भी हम बात करेंगे, उससे पहले छोटा सा सेगमेंट है वो खत्म करें, फिर हेजिमनी पे आएंगे। तो इस तरीके की चीजें रही है, और वहां से निकला है कि आप की जो लाइफ है ये डिक्टेट नहीं करती कि आप एक जगह घुस के बस सिर्फ और सिर्फ काम करें। ये नहीं है आपकी जिंदगी। तो फिर वर्कर्स का मांग उठा, रिवॉल्यूशन आया। आ, जो 24 घंटा थे उसको 8 घंटों में डिवाइड किया गया कि 8 घंटा काम, 8 घंटा रेस्ट, 8 घंटा एंजॉय करना है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि लेबर लॉस चेंज हुए, बहुत सारी जो कंट्रीज है उन्होंने अपनाए है सारी चीज़ें। लोग बहुत ज़्यादा उठ खड़े हुए, पॉलिटिकल चेंजेस आ गए। इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि कम्युनिज्म आ गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स और बाकी सारी चीज़ें, कम्युनिज्म आ गया। रशिया में कम्युनिज्म आ गया इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वर्कर्स यूनाइट हो चुके थे। तो ये चीज़ है, ये ऐसा थोड़ा इतिहास रहा है काम के सिलसिले में। अब हम आते हैं हेजीमनी पे। इससे पहले मैं थोड़ा साफ कर दूं, अभी जो चीज़ें जिस तरीके से सिनारियो चल रहा है ना हमारे कंट्री में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में, ये चलता ही रहता है। ठीक है, हेजीमनी ये चीज़ होती है कि आप, ये जो हेजीमनी है इस ये एंटोनियो ग्रामशी नाम का एक इटालियन फिलोसोफर थे। एंटोनियो ग्रामशी, मेरे राइटिंग पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एंटोनियो ग्रामशी एक बहुत ही बेहतरीन इटालियन फिलोसोफर थे। उस टाइम पे आ, इन्होंने मुसोलिनी, हाँ मुसोलिनी का राज था इटली पे। वो डिक्टेटर था, और उनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। उनके जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं उनके खिलाफ, और उनके रूल के खिलाफ बहुत कुछ लिखा। इसी चलते हुए एंटोनियो ग्रामशी को जेल में डाल दिया था मुसोलिनी ने। और मुसोलिनी सबसे ज़्यादा डरता भी था इन्हीं से। इनको कुछ नहीं, 20 साल तक इनको कैद किया गया। इन्होंने
वहाँ पे ही रहते रहते इन्होंने नोट्स लिखे। तो जो जेल नोट्स जो एंटोनियो ग्रामशी ने लिखे हैं, उसमें उन्होंने बताया कि हेजीमनी क्या होता है। ठीक है, और बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, आपको समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो हेजीमनी है, वो ये कहता है कि अ, उस टाइम पे क्या हो रहा था, इटली पे, सॉरी, इटली पे ये हो रहा था कि लोग जानते थे कि मुसोलिनी क्या कर रहे हैं और किस तरीके का उसका शासन है, लेकिन फिर भी लोग विद्रोह नहीं करते। तो लोग विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हैं जब उनको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो एक तरीके का यू नो गलत है या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव है। तो ऐसा क्या हो रहा है जो लोग उठ खड़े नहीं हो रहे, यूनाइट नहीं हो रहे? तो उसमें उन्होंने टर्म दिया हेजीमनी का। हेजीमनी में क्या होता है, आपको शुरुआत से ये यकीन दिलाया जाता है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम का मतलब है जो पावरफुल पीपल बोल रहे हैं, ठीक है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। और ये जो ट्रूथ है, इसको सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक तरीके के हिसाब से हम समझे तो हेजीमनी कहीं ना कहीं ये कहता है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे पावरफुल पीपल कौन होंगे? ये जो बैठे हुए सीईओज, इन्वेस्टर्स, ये सब जिनके पास बहुत पैसा है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ये क्या करेंगे, ये अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम रखेंगे अच्छे खासे। ठीक है, और ये अपने अपने आप को इस तरीके से मार्केट करेंगे कि आपकी एक सोशल स्टैंडिंग बन जाएगी, आपकी एक सोशल आइडेंटिटी हो जाएगी। अब जैसे कि देखते हैं हम बिग फोर, उन्होंने नाम दे दिया है बिग फोर। ठीक है, उनमें वही ऑडिटिंग और ये सारी वाली जो कंपनीज है वो होती है। उसमें से डेलॉइट है, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, और एक और कौन सी थी, मैकिन्जी है। ठीक है, अगर आप इन पे काम करते हो तो आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है वो काफ़ी हाई हो गई। आप एक बहुत ही, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही पढ़े लिखे, है ना, बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही यू नो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हो तो मैंने बोल ही दिया, लेकिन ठीक है, यहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ है। ठीक है, ये सारे लोग मिलके, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान ये सारी चीजें कर रहा है और उसके चपेट में आप आ गए हो, ऐसा नहीं है। ये सब ये सब लोग मिलके आपका एक साइकी बदलने की कोशिश करते हैं। आपको इस तरीके से आपका सराउंडिंग कर देंगे कि आपको लगेगा कि यार जो सत्य है वो यही चाह रहे हैं, इनके अलावा कुछ नहीं, जाना है तो यहीं पे जाना है अल्टीमेटली। मैं कहीं से भी जाऊं यहीं जाना है मुझे, इनका पार्टनर बनना है, इनका यू नो ऊंचाइयां छूना है, एक तरीके से जो ये कहते हैं अपने उसमें। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी क्या बनता है, इन रियलिटी बनता ये है कि जो पावरफुल पीपल थे वो आपको कंट्रोल करेंगे अब। ठीक है, आप कहीं से भी आओ, कुछ भी आओ, अगर आप इनके एम्प्लॉय हो तो आप कब उठोगे ये डिक्टेट होगा। आप अ, कितना वेज घर ले जाओगे ये डिक्टेट करेंगे। आप किस तरीके के
इंसान बनेंगे वो भी डिक्टेट करेंगे। अब ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं होती है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप सुबह 6 बजे उठो, आप सुबह 7 बजे उठो। ये कहेंगे आपको सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है एनी हाउ, नहीं तो हम आपका जो मंथली सैलरी है उसमें से कुछ चीज़ डिडक्ट कर लेंगे। सिंपल। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि अमेरिका में स्लेवरी थी। ठीक है। स्लेवरी का मतलब ये था कि आपको कोई भी ओन कर सकता है। ओके। ब्लैक्स को लेकर आए गए डिस्क्रिमिनेशन, और उनके कलर को लेकर, उनके अफ्रीकन कल्चर को लेकर, जो भी है वो। और उनके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन और इस तरीके से हुआ कि उनको इतना रिड्यूस कर दिया गया, कमोडिटी बना दिया गया उनकी। और उनको ये कहा गया कि अब हम तुमको ट्रेड करेंगे। ठीक है। और हम तुमको ओन करेंगे। तो स्लेव ट्रेड और स्लेवरी ये आ चुकी थी। अब आप सोचोगे स्लेवरी तो खत्म हो गई, एबॉलिश हो गई, जो भी है वो, लेकिन स्लेवरी गई कहाँ? है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक चीज खत्म हुए और वो दूसरे में तब्दील ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है। एक चीज खत्म होगी तो दूसरे में तब्दील होगी ही, ये समझ लो। अब आप खुद सोच के देखो, ब्रिटिश राज जो दुनिया भर में अपना कब्जा जमाया था, वो धीरे 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 होके खत्म हो गया। ठीक। क्या आपको लगता है कि उस तरीके का जब रूल था एक पर्टिकुलर नेशन का पूरे वर्ल्ड में, आपको लगता है वो इतने जल्दी अपना सब जगहों से हाथ खींच लेगा? उन्होंने इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उन्होंने इस तरीके का इंस्टीट्यूशन दूसरे क्रिएट करे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट उन्होंने इस तरीके के क्रिएट किए कि आज भी आप आपको उनका अपर हैंड मिल जाएगा। मेनली फिनेंस में, मेनली उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। एक एक सीरीज बोलता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री है द वेब नाम का। ठीक है। ये आप जरूर देखिए। इसमें बताएगा कि उसके बाद क्या हुआ ब्रिटिशर्स का, जब वो सब चीज हार गए थे अपना, जब वो अपना रूल धीरे 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 करके खत्म करे थे हर कंट्री में, क्योंकि हर कंट्री में अब इंडिपेंडेंस आ जाएगी, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर जो एक इनका बड़ा, इतना बड़ा जो ब्रिटिशर्स का रूल है, वो गया कहाँ? वो ऐसे ही तो खत्म नहीं हो गया होगा। वो दूसरे चीजों में आ, उसने अपनी शक्ल ले ली। और वो शक्ल किसमें लिए? द वेब डॉक्यूमेंट्री है, ये अच्छे तरीके से समझाएगा। तो ये जो स्लेवरी है ये खत्म तो हो गई। ठीक है। अब डायरेक्टली आपको ये नहीं कह रहे कि हम आपके ओनर हैं, अब हम आपको ओन करेंगे, आपसे डायरेक्टली कोई नहीं कह रहा है। आपसे बस इतना कह रहा है कि भैया तुम सुबह 10 बजे आओ, और रात में आप कब जाओगे हमको भी नहीं पता। ठीक है। लेकिन होगा क्या, आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो हमें, आपको फिर पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। तो होगा ये कि अब आपके पास पैसे तो है नहीं, तो आपको कोई ना कोई दूसरी जॉब तो करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आप एक जगह की स्लेवरी छोड़ के दूसरी जगह स्लेव बन रहे हैं, फिर वहां की छोड़ के तीसरी जगह बन रहे हैं, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ये घूमते जा रहे हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ कॉर्पोरेट है या गवर्नमेंट में है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, या सिर्फ प्रोफेसर प्रोफेसर है तो यूनिवर्सिटी आपकी एम्प्लॉयर हो गई, और यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, और उस तरीके से डिक्टेट होगा। आप बच नहीं सकते इससे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो पर्टिकुलर एक ये जो थॉट है वेज स्लेवरी का, वो नॉम चॉम्स्की एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल थिंकर हैं। अ, ये उनका नाम मैं ठीक से लिख लेता हूँ पहले। अमेरिकन के सोशल क्रिटिक और एक बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिकल थिंकर हैं। अ, इन ये इन्होंने पीएचडी किया है लिंग्विस्टिक्स में।
और कॉग्निटिव साइंस जो एक फील्ड है उसे इजाद किया है। तो ये आप इससे ही समझ चुके होंगे कि ये कितने बड़े शख्स हैं अमेरिका में। ठीक है, तो ये वेज स्लेवरी का फिलॉसफी लेकर आते हैं कि असल में जो आप देख रहे हैं, आपके जो आसपास की जो चीज़ें हैं जो आपका पूरा लाइफ डिक्टेट करेगा, ठीक है, वो कौन लोग हैं जो लोग लाइफ डिक्टेट कर रहे हैं आपकी, किस लोग हैं, किस तरीके से ये लोग हैं। ठीक है, हम देखते तो हैं, जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं ना, जैसे मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, ये सारे लोग कौन हैं? इनका जो पर्टिकुलर फुटबॉल का स्किल है उसे यूज करके जो पावरफुल पीपल बैठे हुए हैं, ठीक है, वो अपन अपनी झोली भर रहे हैं उससे, और बदले में क्या दे रहे हैं? उनको फेम, उनको नाम, और बहुत ज्यादा पैसा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि हर प्लेयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, लियोनेल मेसी हो गया, क्योंकि मैं इनके बारे में ज़्यादा या फिर इनके फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तो जानता हूँ कि सारे प्लेयर, सारे एथलीट्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए होते हैं। वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वो एक कंपनी के साथ साइन करते हैं। वो एक टीम या कंपनी, ब्रांड जो भी है, वो उनके साथ साइन करते हैं, और वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट डिक्टेट करती है कि वो पर्टिकुलर प्लेयर कितना खेलेगा, कहाँ कहाँ खेलेगा, कितना दिन तक खेलेगा, और उसको उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का कितना पैसा मिलेगा, और उसको पूरे टेन्योर का कितना सारा पैसा मिलेगा। ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ठीक है, अब जैसे वो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पीछे जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे रोनाल्डो वगैरह, उनका भी हाथ होता होगा कि मैं इस टर्म्स में काम करूंगा, मैं इस टर्म्स में खेलूंगा, मैं इस टर्म्स में ऐसा करूंगा, इस तरीके से रहेगी मेरी चीज़ें, ऐसा। लेकिन अब उनके नीचे नीचे आता जाओ, जो उतने फेमस नहीं है, जो उतने, जो भी न्यू हैं, वो सारे हैं जो अभी आ रहे हैं, वो भी क्या हैं? उन आप देखते तो हो कि उनको एक पर्टिकुलर फेम मिला है, उनको एक पर्टिकुलर बहुत सारा पैसा मिला है, लेकिन उसके बदले वो उनसे ले क्या रहे हैं? वो भी तो एक चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चनिंग करने की सख्त ज़रूरत है, और ये सबके ऊपर बात करने की सख्त से ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में इस इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती। अगर होती है तो मुझे नहीं पता, अगर होती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, लेकिन मेरे हिसाब से तो, मेरे इसमें तो मैं नहीं देखता कहीं पर भी, मुझे दिखता ही नहीं है कि इन सब चीज़ों पे कहीं पे बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, वहाँ पे फिलोसफर्स और थिंकर्स जाते रहते हैं, अपने इंटरव्यूज देते रहते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, ताकि पब्लिक को पता चले। पब्लिक की नाम क्या है फिलोसफी का? दर्शन शास्त्र। तो जो पब्लिक को दर्शन दिखाए, जो एक व्यू दिखाए, थिंकिंग से रूबरू कराए, उसी को बोलते हैं फिलोसफर्स। तो ऐसा तो कोई मैं इंडिया पे तो मैं नहीं देखता हूँ। होंगे, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकते, लेकिन होंगे, ज़रूर होंगे, और वो अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें फैसिलिटेट तो करना चाहिए डिस्कशन। ठीक है, तो ये एक तरीके का वर्क कल्चर है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, जिससे आप कभी नहीं बच सकते। ठीक है, अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि अभी आपको कभी काम करने की ज़रूरत ना महसूस हो, हम ऐसे देखते हैं, हम हमारे आसपास ही होते हैं, ऐसे बहुत अमीर लोग होते हैं और बहुत सारे प्रिविलेज लोग होते हैं, जिनको, जो जब से जन्म लिया और जब से उन जब मतलब अपनी ज़िंदगी जिएंगे, वो
तब तक उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर उनको भी अ, अगर वो भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो हो सकता है कि उनकी कोई कंपनी होगी, तो वो कंपनी चलाने के लिए भी कोई चाहिए, तो अल्टीमेटली उन्हें भी काम करना ही पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो वर्क है, या जिसे हम जॉब कहते हैं, इससे तो भागा नहीं जा सकता। इसका कोई वो नहीं है, इसमें हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं बस। अगर आज के चीज़ों को हमको ठीक करना है तो हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना होगा और हमें रिफॉर्म्स के तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि है क्या, ये जो वर्कफोर्स है ये हमेशा रहेगी, एक साइजेबल वर्कफोर्स हमेशा रहेगी। ठीक है। कहीं पर भी, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में सॉरी, कहीं पर भी एक साइजेबल वर्कफोर्स रहेगी। इन वर्कफोर्स के वजह से अ, आपका जो एक नेशन है वो चलेगा। ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर नेशन है वो इस वर्कफोर्स का किस तरीके से ख्याल रख रही है, ये एक क्वेश्चन करने की बात है। ठीक है। कि क्या वो उन्हें ये सारी सुविधाएं देती है, नहीं देती है, क्या चीज़ें कि इन पे इनको रिफॉर्म्स मिलने चाहिए, इनको एक इनकी राइट्स मिल रही है नहीं मिल रही है, इन सब पे कौन बात कर रहा है। अब जैसे कि अब इंडिया का हम कॉन्टेक्स्ट ले लें। ठीक है। तो इंडिया में एक तो इंडिया एक बहुत अलग टॉक हो जाता है, क्योंकि इंडिया में आ जाता है कास्ट। एक जो बड़ी संख्या की जो लोग हैं, जो वर्कफोर्स है, ठीक है, वो आप देखोगे हमेशा एक लोअर कास्ट सिस्टम से बिलोंग करेंगे, लोअर कास्ट से बिलोंग करेंगे। क्योंकि हुआ क्या, हिस्टोरिकली जो लोअर कास्ट वाले हैं उन्हें कभी आगे बढ़ने दिया ही नहीं, कभी पढ़ाई करने नहीं दिया, कभी अ, दूसरे काम करने नहीं दिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्वीपर्स और स्कैवेंजर्स, इन्हीं तरीके से रखा थ्रू आउट हिस्ट्री, 3500 ईयर, इतना पुराना इतिहास चल रहा है। ठीक है। तो होगा क्या, आपके पास एक साइजेबल वर्कफोर्स है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। अब ये लोअर कास्ट, अब अब क्या है कि जो पढ़े लिखे हैं और जो ये सारे लोग हैं वो एक अपर कास्ट पे बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब ये अपर कास्ट वाले लोग इन्हें रूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ लिख के अब पावरफुल पोजीशन पे हैं। ठीक है। उन्होंने तो अपना काम करके, अपना अ, व्यापार बढ़ा के, एक तरीके का एजुकेशन पाके वो एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं अभी के जो हालात है उसके हिसाब से। ठीक है। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे अभी अभी उनको मिला है कि वो एजुकेट हो, सारी चीज़ें हो, तो एक साइजेबल वर्कफोर्स है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। ये तो ट्रूथ है। अब क्या है कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग इन्हें हमेशा ऑप्रेस करेंगे और हमेशा इन पे रूल करेंगे। और इनसे कहा जाएगा, ये वर्कफोर्स से कहा जाएगा कि आप हमारे लिए काम करो फॉर अ पर्टिकुलर वेज। फिर जो अभी हमने
डिस्कस किया, इतना वेज स्लेवरी और ये सारी चीजें इन पे लागू हो जाती है। तो इंडिया में तो ये चीज है, आपको बाहर अ, ये डिस्क्रिमिनेशन खुद के लोगों में नहीं मिलेगा, इंडिया में मिलेगा जरूर, क्योंकि इंडिया में है ये कास्ट सिस्टम, जिसे ऐसा लगता है कि एस्केप करना नामुमकिन है। और ये जो वर्क, जो जॉब कल्चर है, इससे भी निकलना नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपके पास काम नहीं होगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो आप दो वक्त की रोटी भी नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा अपनी जिंदगी में, चाहे वो जो भी हो। तो ये चीज है, ये सिनारियो है काम का, ये सिनारियो है लोगों का। ठीक है, और इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और डिस्कस करना चाहिए। मैं, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हो मुझसे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे और किस किस चीज़ों पे डिस्कस करना चाहिए था, क्या क्या चीज़ें मैंने छोड़ा। तो हो सकता है कि मैं उसके ऊपर कुछ ब्लॉग्स लिख कर ले आऊँ, या फिर इसका ही सेकंड पार्ट ले आऊँ जिसमें हम लोग और इन डेप्थ में यू नो बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।